हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स, राजनगर की तबाही, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स। ये मेरी फेवरेट कॉमिक्सों में से सबसे ज़बरदस्त कॉमिक्स है। और इस कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ थी इसके अंदर के स्पेशल इफ़ेक्ट जो एलियंस पैदा करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स, राजनगर की तबाही। राजनगर की तबाही, ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक। ये कलयुग का ऐड है, प्रसंख्या 96, मूल्य 25 रुपये। ये कॉमिक्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप ये कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 3-in-1 विशेषांक, जीते आकर्षक पुरस्कार। इस कॉमिक्स का विंटेज कलेक्शन भी मैंने रखा हुआ है अपने पास। बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स। जब कभी भी झगड़े होते हैं तो तबाह होते हैं परिवार और समाज। जब युद्ध होते हैं तो तबाह होते हैं देश और साम्राज्य। और जब प्रलय होती है तो तबाह होती है पूरी पृथ्वी, तबाह हो जाती है पूरी मानवता। और इस तबाही की शुरुआत होती है एक मेट्रो की तबाही से, जब होती है राजनगर की तबाही, एक कॉमिक मूवी। एक साइन यहाँ पर भी, बस कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई। बधाई हो मिस भारती, अब आप इस कंपनी में 51% की हिस्सेदार हैं। अब से इस कंपनी का आधिकारिक रूप से नाम भारती कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। थैंक यू वकील साहब। यहीं से भारती कम्युनिकेशंस की स्टार्ट हुई थी, जो बनी थी कंपनी। ये सब तो हो गया, पर मेरा 35 करोड़ का चेक कहाँ है? ये रहा आपका चेक मिस्टर पहरेजा। आज से हम पार्टनर हैं और आज से कंपनी का मैनेजमेंट हम खुद देखेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आश्चर्य की बात है, पहलजा कुछ तनाव में लग रहा है। 35 करोड़ का चेक मिलने से भी इसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर तक नहीं आई। कुछ गड़बड़ लगती है। पहलजा के तनाव की वजह साफ थी। डॉन पाशा को दिया हुआ वक्त कल ख़त्म हो रहा है और ये चेक कैश होने से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। खैर, चेक तो हाथ में आ गया। डॉन पाशा को किसी न किसी तरह एक और दिन का समय देने के लिए पटाई लूँगा। पहलजा ने उस नाग को बिल्कुल नहीं देखा जो चुपचाप उसकी कार में घुसकर गुम हो रहा था। और इसी वक्त राजनगर में हक, मैं इस शहर में तो आ गया हूँ, लेकिन उस आदमी को कैसे चुनूंगा जिससे हमारा काम हो सके? हक, लेकिन आदमी तो मिलेगा ही, और पास में ही कहीं पर। तैयार रहना, धमाका होने के बाद पुलिस के आने में तक हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे। बहुत समय है, इतनी देर में तो हम सारा माल उड़ा लेंगे। लेकिन अगर पुलिस पहले आ गई तो उड़ा देना कमीनों को। अब मैं डेटोनेटर का हत्था दबा रहा हूँ। 1 2 3, हत्था दबा, लेकिन धमाका नहीं हो पाया। स्टार ब्लेड खट, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वह यह है कि यहाँ पर आ चुका है राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। और इसका एक ही मतलब है, वो ये है कि तुम लोग सीधे जेल जा रहे हो मुझे ये बताने के बाद तुम लोग किसके आदमी हो। तर 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 तर, तार धड़ाक। आ ओह, यह तो मुझे काम के आदमी लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुझे उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं जिससे मुझे काम है। पर यह दूसरा प्राणी इनको मेरा काम करने से रोक रहा है। मुझे इन लोगों को इसके चंगुल से बचाकर निकालना होगा। अगली पल लबादे के अंदर से एक किरण निकलकर ध्रुव से टकराई और ध्रुव के चारों तरफ हवा की परतें अपने अंदर से गुजर रही प्रकाश किरणों को विकृत करने लगीं। ओह, ये क्या? कौन है लबादे वाला आदमी? प्रकाश की किरणों के विकृत होने से ध्रुव को दिखने वाले दृश्य विकृत होने लगे। ओह, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। सुना तूने? यही मौका है इस लड़के का सिर काटकर बॉस से इनाम लेने का। फिर सोचता क्या है, काम चालू कर दे। गोली मत मारना, इसको तो हम जानवरों की तरह पीट पीट कर मारेंगे। आहा। ओह, मैं इन पर वार करता हूँ तो मेरा वार इधर से उधर निकल जा रहा है और इनके वार मेरे बदन पर ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश में ओले। दृष्टिभ्रम के कारण मैं अपने वारों को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और इसका कारण है वह लवाधारी। अगर मैं इस पर कुछ कर सकूँ तो शायद मेरा दृष्टिभ्रम दूर हो सके। अरे,
मुझे पूरा यकीन है कि मेरा आवाज़ चूका नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आवाज़ इसके आर पार हो गया, जैसे ये कोई आदमी नहीं सिर्फ एक परछाई हो। पर कैसे? ताड़। अब एक ही रास्ता है, अगर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करूँगा जो मुझे जुपिटर सर्कस में दी गई थी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उड़ते पक्षी पर निशाना लगाने की। बस ज़रूरत है सिर्फ अपनी दूसरी इंद्रियों को पूरी तरह जगाने की, जैसे सुनने की शक्ति, हवा में सरसराते हुए आवाज़, और सुनो और वार करो धड़ाक। और सूंघने की शक्ति, हवा के बहने की दिशा, इन गुंडों के शरीर से आती बदबूदार महक मुझे यह बताने के लिए काफ़ी है कि गुंडे मुझसे दूर, कितनी दूर और कहाँ पर खड़े हैं। मैंने इन मूर्खों को इस लड़के से इसलिए बचाया था ताकि ये बचकर भाग सकें और मुझे अपने नायक के पास ले चलें, लेकिन ये तो फिर से पिटने में व्यस्त हो गए। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना इतनी देर की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस रूप में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वायुमंडल के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे गम रेस की मदद से मैं इस लड़के को की चारों तरफ की हवा को इतनी गाढ़ी कर सकता हूँ कि इस लड़के को ऐसा लगे जैसे वह गोंद के गाढ़े घोल में चल रहा हो, और अगले ही पल ध्रुव के बिजली से वार कछुए की चाल जैसे हो गई है। क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाशनी के घोल में चल रहा हूँ। अब तक गुंडे भी तौबा कर चुके थे। कौन है ये लबादे वाला, बार बार हमारी मदद कर रहा है तो कौन सा बुरा कर रहा है? इससे पहले कि ये शैतान की औलाद ध्रुव इस मुसीबत से भी बच निकलने का रास्ता ढूंढ ले, यहाँ से भाग लो, हाँ भाग लो, ताकि मैं तुम्हारा पीछा करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। ध्रुव की आंखों से बेल्ट उतारने पर मैदान खाली हो चुका था। भाग गए सब लवादारी, पर वह था कौन? जब तक मैं समझ पाया हूँ वह इन गुंडों का साथी नहीं था, क्योंकि उसने बैंक लूटने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन यह था कौन और इन गुंडों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि उसके जाते ही हवा में एकाएक आया गाढ़ापन खत्म हो गया है। इन सवालों के सारे जवाब यहाँ पर थे, जहाँ पर रॉकेट कम्युनिकेशंस के उपग्रह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले रहा था। और वह जगह थी चांद के दूसरी तरफ के अंतरिक्ष में तैरता एक विशाल अंतरिक्ष यान, और इसी यान में मौजूद थे षड्यंत्र के सूत्रधार। खेल शुरू हो चुका है। नंबर 2, अब हम इस ग्रह के प्राणियों के हाथों इस ग्रह को जीवन रहित कर देंगे। इमेज ने अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन आपकी जो योजना है उसमें काफ़ी समय लग सकता है। नंबर 1, कहीं इसी दौरान क्रूटू वालों ने हमें ढूंढ लिया तो? शांत। नंबर 2, हम जानते हैं कि इस वक्त हम अपने प्लून साम्राज्य के जानी दुश्मन क्रूटू साम्राज्य वालों के इलाकों में हैं, और यही कारण है कि हम यहाँ पर लड़ाकू यान की बजाय ये मामूली सा माल ढोने वाला यान लेकर आए हैं। अब हम पकड़े भी गए तो व्यापारी होने का बहाना बनाकर बच सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया तो हम यहाँ बैठे बैठे पूरी क्रूटू जाति को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ग्रह पर घातक द्रव का प्रचुर भंडार है, जिसकी एक बूंद पड़ते ही क्रूटू प्राणियों के शरीर गल जाते हैं। और वह द्रव है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का एक घातक मिश्रण, और उसको पाने के लिए हमारे इस ग्रह पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो हमको अपने लड़ाकू यान लेकर आना चाहिए था। जानता है तू नंबर 2 क्यों है? क्योंकि तू मूर्ख है। अगर हम इस ग्रह पर हमला करते तब तक तू हमारा सफाया कर देते तड़ाक। बात समझ में आ गई? नंबर 1, हमला करने से उनको हमारी उपस्थिति का पता चल जाता। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आपने अपने प्लान की टेस्टिंग के लिए इस राजनगर नाम के शहर को ही क्यों चुना? कई कारण है नंबर 2। एक तो हम इस ग्रह के प्राणियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर पृथ्वीवासियों ने हमारी उपस्थिति का पता चल गया तो उनका विज्ञान हमको नष्ट करने में भी सक्षम है। वैसे भी इस ग्रह पर असाधारण शक्तियों वाले कई प्राणी हैं जिनसे बचकर रहना है हमको। हमको डर सिर्फ क्रूर प्राणी से नहीं, इन प्राणियों से भी है। सुपरमैन है पीछे, लेकिन ये असाधारण प्राणी और उच्च तकनीकी का विज्ञान ज़्यादातर इस ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में है। राजनगर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्वी गोलार्ध के प्राणी हमारा प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, और एक बार राजनगर की तबाही का प्रयोग सफल हो गया तो पश्चिमी गोलार्ध को तबाह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अपने विभिन्न असर वाली किरणों को सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी पर डालकर हम ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर पैदा कर सकते हैं जो राजनगर को तबाह कर देंगे। हमारे द्वारा राजनगर में भेजी गई इमेज इसी तबाही की योजना की शुरुआत है। नंबर 1, हमारी सर्च पार्टी सैटेलाइट की तलाश करके वापस आ गई है। वाह, उनको तुरंत अंदर भेजो। और फिर यही है वह सैटेलाइट नंबर 1, हमने चेक कर लिया है। इनका निशाना, इनका सीधा कनेक्शन राजनगर स्थित एक कंट्रोल स्टेशन से है। वाह, सारी कुत्थी सुलझ गई। अब तुम लोग देखो नंबर 1 का कमाल।
ना जाने ये नंबर 1 का दुर्भाग्य था या नागराज का कि वह सैटेलाइट भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड की थी जिसका मालिक था नागराज। तुम्हारे दिमाग की जितनी दादी जाए कम है नागराज। कौन कहता है कि तुम बिजनेसमैन नहीं हो? तुमने जिस तरह से पहलजा को संभाला वह हर किसी के बस का काम नहीं है। पहलजा काफ़ी आसानी से मान गया। इसका कारण कुछ और ही लगता है भारती। और क्या कारण हो सकता है अभी कुछ पक्का नहीं है भारती, लेकिन पता चलने पर मैं तुमको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इतना तो बता दो कि राजनगर जाने का मूड कैसे बन गया? हमारा हेड ऑफिस महानगर में तो ज़रूर है भारती, लेकिन सैटेलाइट का कंट्रोल स्टेशन तो राजनगर की काहली पहाड़ी पर ही स्थित है। वह तो होगा ही, क्योंकि कंट्रोल स्टेशन के लिए ऊंचे स्थान की ज़रूरत होती है और महानगर में तो पहाड़ियाँ हैं ही नहीं। वैसे ही महानगर और राजनगर के बीच सिर्फ 410 किलोमीटर का ही तो फासला है। यह सब तो मैं जानता हूँ भारती, लेकिन मालिक बनने के बाद कम से कम एक बार तो कंट्रोल स्टेशन को देख ही लेना चाहिए। ये तो ठीक है, एक बार नज़र तो मारनी ही चाहिए। देखो यह रहा कंट्रोल स्टेशन। 10 मिनट में हम वहाँ पर होंगे। और इसी वक्त चांद की आड़ में छिपे अंतरिक्षयान में, हमारे सियान में घातक हथियार ना सही, लेकिन इसमें अद्भुत असर दिखाने वाली बेशुमार किरणों का भंडार ज़रूर मौजूद है। जैसे ये किरण जिसका प्रयोग मैं अभी करने जा रहा हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर। जब ये किरण हमारे यान से निकलकर उपग्रह से होते हुए राजनगर की धरती से टकराएगी तो इन दृश्यों को फिर से जिंदा कर देगी, जो स्थान पर हजारों साल पहले घटित हो चुके हैं। यानी फिर से जिंदा हो जाएगा लाखों साल पहले का पृथ्वीवासी, जिसको आज के पृथ्वीवासी प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं, जो पत्थर के हथियारों से विशालकाय खूंखार पशुओं को नष्ट करता था। अब जब यह आज के युग में पैदा होगा तो उसका कहर टूटेगा राजनगर पर और राजनगर में रहने वाले प्राणियों पर। यह क्या हो रहा है नागराज? गर्मी के मौसम में एक धुंध कहाँ से आ गई? पता नहीं भारती, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि धुंध छटने के बाद हम यही सोचेंगे कि धुंध ना छटती तो अच्छा होता। इसलिए अच्छा होगा अगर मैं अभी से ही नागराज के रूप में आ जाऊं। नागराज की सर्पिंद्री एकदम सही संकेत दे रही थी, क्योंकि धुंध छटते ही दृश्य बदल चुका था। ओ माय गॉड, यह क्या? कंट्रोल स्टेशन गायब हो गया है। और उसकी जगह पर दिखने लगे हैं एक प्राचीन गुफा, और इस गुफा में रहने वाले पाषाण युग के प्रागैतिहासिक मानव। नागरस्सी अपराधियों के लिए फंदा बन जाएगी। मेरे विष फुंकार अपराधियों को मौत की नींद सुला देगी। मैं विश्व से अपराध और आतंकवाद का खात्मा कर दूंगा। नागराज के उपलब्ध कॉमिक। राजनगर में आकाश में ध्रुव तारे के समान चमकता सितारा। अपराधियों के लिए मैं दहकता सूरज बन जाऊंगा। सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक। डोगा के उपलब्ध कॉमिक, भोकाल के उपलब्ध कॉमिक, परमाणु के उपलब्ध कॉमिक, बागेलाल के उपलब्ध कॉमिक। इस निशान वाली मूल्य का कॉमिक 10 रुपये, इस निशान वाली 18 रुपये, इस निशान वाली 16 रुपये, इस निशान वाली कॉमिक्स का मूल्य 20 रुपये, इस निशान वाली को 25 रुपये। एक निशान और होता था जिसका मूल्य था 40 रुपये। अब तो निशान ही गायब हो गए सारे। कहानी आगे जा रही है। यह क्या हो रहा है नागराज? कैसे हो रहा है? पता नहीं भारतीय, समझ में नहीं आता। कुछ ही सेकंडों में हम लगभग 5 लाख साल पीछे कैसे पहुंच सकते हैं? पर अब इनके इरादे क्या हैं? हर्र हर्र हर्र। इरादे तो पता नहीं भारतीय, लेकिन कम से कम इनके इरादे नेक तो नहीं है। नागराज, इनकी ताकत तो बेशुमार है। ये तो गुफा से निकलते ही चले जा रहे हैं। तुम पीछे हटो भारतीय, ये हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनको संभालता हूँ। अगले पल नागराज की कलाइयों से सर्प छूट निकले, लेकिन आदि मानव ऐसे जीवों के साथ रहने का अभ्यस्त था, क्योंकि सांप बिच्छू भी उसके भोजन में शामिल था। और इन्होंने तो मेरे सांपों के जहरीले हिस्से को काट कर उसे अलग खाना शुरू कर दिया। ऐसे तो ये बुरी सर्पसेना का विनाश कर देंगे। इनसे दूसरे तरीके से निपटना होगा। अगले पल असंख्य नागों की शक्ति वाले नागराज की शक्तिशाली भुजाएं हवा में लहरा उठी। ये तरीका भी ज़्यादा समय तक काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इन आदि मानवों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दूसरा इनमें शक्ति बहुत ज़्यादा है। मेरे वार भी इन पर खास असर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी मार मार कर रोकने में समय ज़्यादा लगेगा। अब मुझे अस्त्र प्रयोग में लाना होगा जो इन सबको एक साथ रोक सकता है, और वह है मेरी विश्वफुंकार। पहले मैं इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इन सबको एक साथ रोकने के लिए जिस मात्रा में विश्वफुंकार का प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें इनकी जान को भी खतरा है, और यह मैं नहीं चाहता था। पर अब मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। फू। नागराज की विश्वफुंकार ने उसकी तरफ बढ़ते आदिमानव को तो रोक लिया, लेकिन नागराज उधर देखो। बाकी आदिमानव राजनगर की तरफ भाग रहे हैं। देव कालजयी, अगर आदिमानव राजनगर की तरफ गए तो तबाही मचा देंगे। न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। मुझे इनको रोकना ही होगा। क्या सोचते हो नंबर 1? ये प्रतिवासी इन जंगलियों को रोकने में कामयाब हो जाएगा? शायद रोक ले, लेकिन इसको सिर्फ इन जंगलियों को नहीं रोकना,
क्योंकि राजनगर में तबाही फैलाने के लिए और भी खूंखार प्राणी हैं, और ऐसे प्राणी जिनका शिकार ये शक्तिशाली और वहशी आदि मानव का झुंड भी नहीं कर पाता था। खूंखार प्रागैतिहासिक पशु जैसे विशालकाय मैमोथ। ओहो, ये तो एक प्रागैतिहासिक पशु है मैमोथ, और ये आदि मानव इससे घबराकर वापस भाग रहे हैं। मुझे सबसे पहले इसी को रोकना होगा, वरना इन आदि मानवों को कुचलने के बाद ये राजनगर में घुसकर भी तबाही मचा सकता है। चियां। इस विशालकाय जीव को ख़त्म करने के लिए मेरी सर्वसेना और विश्वंगार बेअसर साबित होगी। इसको ख़त्म करने का एक तरीका है, यह है कि मैं अपने विष दंत इसके शरीर में गड़ा दूं, ताकि इसका शरीर पिघल कर बह जाए। और इसके लिए मुझे इसके बिल्कुल पास पहुंचना। ताड़। मैमोथ के एक ही भीषण वार ने नागराज के पैर ज़मीन से उखाड़ दिए, और भारी भरकम पैर ने उसका मलीदा बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। नागराज अभी तक संभल नहीं पाया था। मैमोथ का पैर उस पर गिरा तो जरूर, और एक चीख भी उभरी, चियां। लेकिन वह चीख नागराज की नहीं थी, वह मैमोथ की चिंगाड़ थी। सोडंगी का कांटेदार शरीर नागराज की रक्षा को आ गया था। अब मैमोथ सिर्फ 3 पैरों पर असंतुलित खड़ा था। धाड़। और अगले पल सोडांगी ने उसके अगले पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब मैमोथ फुर्ती से खड़ा हो सकने की हालत में नहीं था, और वह क्रोध से चिंगाड़ उठा। उसने अपनी बिजली की फुर्ती से अपनी तरफ बढ़ते नागराज को अपनी बालदार सूंड के शिकंजे में कस लिया। अभी अभी एक भीषण वार सह चुके नागराज का दिमाग फिर अंधेरे में ढूंढने लगा। आहा, एक बार इसकी पकड़ मेरे सीने पर दबाव डाल रही है, मेरी सांस रुक रही है। बेहोश होने से पहले जवाबी हमला करना होगा। सोडांगी, तुम इसके पैर छोड़कर इसकी गर्दन को कस लो। इसके सीने पर मेरी सांस रुक रही है, बेहोश होने से पहले जवाबी हमला करना होगा। सोडांगी, तुम इसके पैर छोड़कर इसकी गर्दन को कस लो। सोडांगी तुरंत इशारा समझ गई। मैमोथ की गर्दन सोडांगी के शिकंजे में थी, वह सांस भी नहीं ले सकता था। सूंड का शिकंजा अपने आप खुल गया, और नागराज के जहर भरे दांत मैमोथ की खाल में आ गड़े। धप्प। अगले पल मैमोथ का शरीर पानी की तरह गलकर बहने लगा। कई आंखों के लिए यह करिश्मा इतना आश्चर्यजनक था जिसको भगवान ही कर सकता था, और यह पूरा दृश्य किसी और को चकित कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? नंबर 2, ये जंगली प्राणी राजनगर की तरफ भागते भागते रुक क्यों गए? ये इस पृथ्वीवासी के सामने झुककर क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वीवासी का अद्भुत कारनामा देखकर ये जंगलवासी उसको भगवान समझ बैठे हैं। जिस प्राणी का शिकार ये कई जंगली मिलकर इतनी मुश्किल से कर पाते हैं, उसको इसने अकेले ही ख़त्म कर दिया। वैसे भी जिस प्रकार से इसके शरीर से पतले पतले प्राणी निकल कर बाहर आ रहे हैं, उससे तो मैं भी चकित हूँ। मैंने पृथ्वीवासियों के बारे में गहन अध्ययन किया है, लेकिन ऐसी शक्ति तो इन पृथ्वीवासियों में नहीं है जो पश्चिमी गोलार्ध में रहते हैं। अब ये आदि मानव राजनगर पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा है तो इस प्रयोग को यहीं पर ख़त्म कर दो। पृथ्वी के पूरे इतिहास का फिर से अध्ययन करो, और ऐसे प्राणियों की तलाश करो जो खूंखार भी हों और ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों से किसी को भगवान ना मान लेते हों। जो आदेश नंबर 1, और फिलहाल इस किरण को बंद कर दो। और राजनगर की काली पहाड़ी स्थित कंट्रोल स्टेशन के पास ये शांत हो गए हैं। भारती, तुम्हारी शक्तियाँ देखकर ये तुमको अपना भगवान समझ रहे हैं, पर यह बात मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन ये इनसे पता करना ज़रूरी है, आखिर ये आए कहाँ से हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ गायब हो रहा है। देखो नागराज, कंट्रोल स्टेशन फिर से वापस आ गया। कमाल है, सब कुछ वैसा हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इन घटनाओं का मतलब क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भारती, पर राजनगर में एक ऐसा शख्स ज़रूर है जो शायद कुछ समझ सके, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। ओहो, रात भर की गश्त के बाद घर आओ तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन बात क्या है? कोई नज़र नहीं आ रहा, ना ही मम्मी ना ही। ओहो, ये तो मर गया। तड़ 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 तड़। श्वेता, ये तो श्वेता के चिल्लाने की आवाज़ है। घबरा मत श्वेता, मैं आ रहा हूँ। घबरा मत। ओहो, चुम चुम टा 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 तड़ 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 तड़। ओहो, तो तू वीडियो गेम खेलते खेलते चिल्ला रही थी। कब जाएगी तेरी ये बचकानी आदत? बस यही वीडियो गेम वाली चीज़ जो हमें आकर्षित करती थी जब हम ये कॉमिक्स बचपन में पढ़ते थे, और वीडियो गेम भी हमारे जीवन का एक हिस्सा था, आनंददायक। आखिर अब तू कॉलेज में आ गई है। किस कॉलेज से तूने एडमिशन लिया है? अरे कॉलेज को मारो गोली भैया, पता है मैंने फायर सिटी का 8वां घर ही पार कर लिया। अभी तक दुनिया में सिर्फ 14 लोग ही इस गेम को पार कर पाए हैं, अब मैं 15वीं बन गई हूँ। हे भगवान, अब मुझे फिर से इसकी महानता के बड़े बड़े बखान सुनने पड़ेंगे। किसी रूप में आकर मुझे बचा ले,
किसी भी रूप में आ जाए भगवान। आ गया मुझे बचाने वाला। डिंग डांग, देख लो जरूर मम्मी बाजार से वापस आई होंगी। दरवाज़ा खुलते ही ध्रुव पल भर के लिए चौंक गया। किससे मिलना चाहते हैं? ओ। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव को आगे कुछ बोलता, नागराज के इशारे ने उसे चुप करा दिया। आप हमको नहीं जानते मिस्टर ध्रुव, लेकिन हमको आपसे कुछ ज़रूरी काम है, अकेले में और फिर लॉन में। ये सब क्या चक्कर है नागराज, तुम इस नए रूप में क्यों? एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। धीरे रखो, मैं सब बताता हूँ, सुनो। अब समझ नहीं आया। ध्रुव एक झटके में पहचान गया राज को नागराज से, लेकिन जब परमाणु मिला था नागराज से, तब वो एक झटके में नहीं पहचान पाया था। सूरमा और क़यामत कॉमिक्स में, वैसे हमारे चैनल पे अपलोड हैं कॉमिक्स, नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर वर्मा स्पेशल सीरीज़ है इधर। और फिर नागराज ध्रुव को सब पता चला गया अपना नया रूप धरने के बारे में, और ध्रुव के पास वापस आने की मजबूरी करने वाली समस्या के बारे में भी। ओह, फिर वे आदिमानव विकर कहाँ गायब हो गए? हाँ, चिंता वाली बात तो यह है कि वे अभी भी वे सभी राजनगर की तरफ भाग रहे थे, और अब वे वहाँ पहुँच जाते तो काफ़ी खून खराबा कर सकते थे। और अगर यह हादसा एक बार हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है, इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में। तभी तुम यहीं पर रुककर श्वेता के साथ गप्पे मारो भारती। मैं राजनगर के जाकर कंट्रोल स्टेशन का इलाका चेक करके आता हूँ। और इसी बार राजनगर के दूसरे हिस्से में तो तुम लोग बैंक नहीं लूट पाए, एक ज़बरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव आ गया था। अगर ऐसा था तो तुम लोग सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से बच कैसे निकले? बताओ, कमांडर नताशा को बताओ, क्योंकि इनको मैंने बचाया है। तुम कौन हो तुम, और यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे आदमियों का पीछा करते करते इनको उस वक्त लड़के से बचाना के पीछे मेरा एक मकसद यही था। ओहो, क्या चाहते हो हमसे? पहले अपने आदमियों को बाहर भेजो, फिर बताता हूँ। और उस रहस्यमय स्पेसशिप में सन 1549, वाह, इमेज ने भी अपना शिकार ढूंढ लिया है, और मैंने भी राजनगर को तबाह करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 1, 16वीं शताब्दी की एक बर्बर और खूंखार सेना। शाबाश, ये मध्यकालीन युग के सैनिक किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, और जब ये राजनगर में घुसेंगे तो ऐसी तबाही मचेगी कि आहा, मज़ा आ जाएगा। और जब ध्रुव और नागराज कंट्रोल स्टेशन पहुंच चुके थे, यही वह जगह है ध्रुव, इस वक्त जहाँ पर कंट्रोल स्टेशन है वहाँ एक गुफा उभर आई थी। सारे आदिमानव इसी से बाहर निकले थे, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई निशान नहीं, उनके पैरों के निशान तक नहीं है, सब कुछ गायब है, जैसे सभी कुछ हुआ ही ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है नागराज, ये किसी अजीबोगरीब घटनाक्रम में फंसकर तुम और भारती भूतकाल में चले गए हो कुछ समय के लिए? नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो राजनगर की वे इमारतें भी गायब हो गई होती, जो हमको स्थान से दिखाई पड़ती रहती हैं, पर वे इमारतें उस समय भी नज़र आ रही थीं। शिशु नागराज, उधर से ये तूफान जैसी आवाज़ कैसी आ रही है? धूल भी उड़ रही है। नागराज ने भी उधर नज़र घुमाई और उसकी आंखें फैलती चली गईं। हे देव कालजयी, ये तो मध्यकालीन युग की एक सेना है ध्रुव, और ये राजनगर पर हमला करने जा रही है। राजनगर पर एक और हमला, पहले आदिमानव का, फिर अब मध्यकालीन सैनिक का। यह सब क्या हो रहा है? मैं स्टार ट्रांसमीटर पर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर को खबर तो भेज सकता हूँ, लेकिन तब तक वे लोग उनकी तैयारी रोकने की तैयारी करेंगे। तब तक ये बर्बर सैनिक कई राजनगर वासियों को मौत के घाट उतार चुके होंगे। इनको यहीं पर रोकना होगा, लेकिन ये तो हज़ारों की संख्या में, हम 2 लोग इनको रोकेंगे कैसे ध्रुव? तुम्हारे पास तुम्हारी सर्व सेना है ध्रुव, और मेरे पास है जानवरों से बात कर सकने की शक्ति। तो फिर आओ, हो जाए 2 से हज़ारों का मुकाबला, लेकिन इनको जान से ना मारने का ख्याल रखना नागराज। जो कुछ हो रहा है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और 2 रणबांकुरे उस बर्बर सेना का रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ डटे। अगली पल कई नुकीले हथियार दोनों की तरफ लपके। ध्रुव तो उछलकर बच गया, लेकिन नागराज ने बचने की कोशिश नहीं की। भाले और तलवार उसके शरीर में आ धंसे, लेकिन नागराज खड़ा रहा, और सैनिकों के बढ़ते कदम रोकने के लिए दृश्य पर्याप्त था। और इससे पहले कि वे समझ पाते, नागराज का हमला शुरू हो गया, और उस अनोखे हमले से सैनिकों के साथ साथ घोड़े भी भड़क उठे। ध्रुव ने भी अपना मोर्चा संभाल कर रखा हुआ था, और वह दुश्मन सेना पर हमला करने के साथ साथ दुश्मनों के बीच से ही अपने नए मित्र बना था। हिन और ध्रुव की सहायता के लिए तुरंत तैयार हो रहे थे। नागराज अपनी सभी शक्तियों को प्रयोग में ला रहा था, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए नहीं। फू असर हो ज़रूर रहा था, लेकिन हज़ारों सैनिकों की सेना के लिए सिर्फ इतना प्रयास काफ़ी नहीं था।
बात नहीं बन रही ध्रुव, हम इतने प्रयासों के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रोक पाए हैं। इस तरह तो हमको राजनगर पहुंचने से हम उनको कभी नहीं रोक पाएंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को रोकने का एक रामबाण तरीका है नागराज, वह यह है कि उसके सेनापति को ख़त्म कर दो। सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। और वह है उनका सेनापति, हाथी पर सवार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बर्छी और भाले की तलवारों से लैंस हजारों सैनिकों को पार करना पड़ेगा। और वहां तक ना मेरे नाग पहुंच सकते हैं, ना ही विश्वकार। मेरे दिमाग में एक योजना है नागराज, उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बस जहाँ जहाँ पर कराऊँ वहाँ पर मुझे नाग सैनिकों द्वारा कवर करते रहना। ठीक है ध्रुव, क्या है तुम्हारी योजना? ध्रुव की योजना सुनते ही नागराज की आंखें चमक उठी। और ध्रुव के जाते ही, ध्रुव की योजना तो जोरदार है, लेकिन उसको सहायता पहुँचाने के लिए मेरे सर्पों का निशाना सटीक होना चाहिए। और इसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग सर्प बाण की तरह करना होगा। ये मुड़ा सांप और बन गया कमान। और बेहोश सैनिक कमरबंद डोरी, ऐसे सैनिकों हो गया नागराज का नाग धनुष। ध्रुव भी अपनी तैयारी कर चुका था। घोड़ों का हिंडराना इस बात का सबूत था कि वे ध्रुव की बात समझ चुके थे। हिन हिन। और अगले ही पल ध्रुव अपने साथियों के साथ बिना एक बूंद खून की बजाय दुश्मन सेना को परास्त करने निकल पड़ा। सेना में घुसते ही सारे सैनिक ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन उन खाली घोड़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो सेना में बेधड़क अंदर घुसते जा रहे थे। इधर नागराज का नागधनुष बिजली की गति से नागबाण छोड़े जा रहा था, जो सटीक निशाने पर जाकर लग रहे थे। ध्रुव पर उठने वाले शस्त्र ध्रुव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ उस खाली घोड़ों पर जा टिका जो सेना के काफ़ी अंदर घुस चुका था। और फिर नागबाणों की आड़ में सुरक्षित ध्रुव एक दूसरे घोड़े पर जहाँ पहुंचा और सेना में और अंदर घुस चुका था। और वह यहाँ से घोड़े पर जो सेना में इतना अंदर पहुंच गया था, वह ठीक सेनापति के हाथी के सामने खड़ा था। नागराज के बाण इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ध्रुव को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने बाजी जीत ली थी। सेनापति अब ध्रुव के शिकंजे में था और पूरी सेना असहाय सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। सेना के साथ कोई और भी ये दृश्य देख रहा था। ये क्या नंबर 2? इस प्रतिवासी युवक ने सेना नायक को अपने कब्जे में ले लिया। नंबर 1, और बिना सेना नायक के निर्देश दिए सेनाएं लड़ नहीं सकती। ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ है कि खूंखार और बर्बर सेना राजनगर की तरफ नहीं बढ़ेगी। एकदम ऐसा ही है नंबर 1। तो फिर अब ये सेना हमारे किसी काम की नहीं रही। किरण को बंद कर लेना चाहिए। किरण बंद होते ही खट सब कुछ सामान्य स्थिति में आ गया। यह क्या हो गया नागराज? एकाएक कि सब कुछ गायब हो गया। ऐसा ही आदि मानवों के साथ हुआ था, वे भी एकाएक अदृश्य हो गए थे। तो इस समानता के अलावा इन दोनों घटनाक्रमों में एक और समानता है नागराज। कौन सी समानता? सोचो नागराज, दोनों ही घटनाओं में ये लोग तब ये दृश्य हुए जब इनका राजनगर की तरफ बढ़ना रोक दिया गया था। यानी इनका मकसद राजनगर को तबाह करना था। इनका मकसद नहीं नागराज, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इनके ज़रिए कोई और ही राजनगर को तबाह करने की कोशिश में है। तुम्हारी बातों में दम तो लगता है ध्रुव, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर कोई इन खूंखार प्राणियों को राजनगर की तबाही के लिए प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर क्यों कर रहा है? सीधे राजनगर के अंदर ही प्रकट क्यों नहीं कर देता? पता नहीं। यहाँ पर तो हम तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कहीं इससे इन घटनाओं का संबंध तो नहीं है? तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में काम करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा नागराज? इस स्टेशन में सिर्फ एक आदमी रहता है ध्रुव, एक मेंटेनेंस इंजीनियर बस, क्योंकि ये पूरा स्टेशन ऑटोमेटिक है। और वह इंजीनियर भी छुट्टी पर गया हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी खरीदने के चक्कर में काम ठप पड़ा हुआ है। और कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन पहले जाके रखे गार्डों पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया है। और हमारे गार्ड्स आज शाम तक आ जाएंगे। और इस बीच कोई कंट्रोल स्टेशन में घुस गया तो नहीं घुस सकता, क्योंकि चारों तरफ ये सील कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही घुसने का रास्ता है, और उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा लगा है जो सिर्फ एक खास कोड वर्ड से ही खुल सकता है। यानी स्टेशन में गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं। तो फिर आओ घर चल कर सोचते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में। यानी हमको बाद में काम बताओगे, ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारा काम कर दें तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेंगे कैसे आधुनिक शस्त्रों से का एक बड़ा ज़खीरा, जिनको धरती का बड़े से बड़ा अस्त्र भी हरा नहीं सकता। तो क्या ये हथियार धरती के बाहर के हैं? कौन हो तुम? अपने इन सवालों का जवाब ढूंढकर अपना समय व्यर्थ मत करो। काम हो जाने पर ये हथियार तुम्हारे पास ही रहेंगे। इनसे तुम चाहो तो धरती पर राज कर सकते हो और चाहो तो धरती को नष्ट कर सकते हो। तुम किस काम की इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? इमेज, तुम मेरे
मेरे को इमेज कह सकते हो, और काम समय आने पर बता दिया जाएगा, तब तक इंतज़ार करो। और स्पेसशिप में हमारा दूसरा भीषण वार भी बेकार गया। अब तक के हमारे दोनों तरीके पृथ्वी के इतिहास में लिए गए हैं, इसलिए इन हमलों को रोकने में पृथ्वीवासी सफल रहे। अब हमको ऐसा कोई ज़बरदस्त हमला सोचना पड़ेगा जो पृथ्वीवासियों ने न कभी देखा हो, जिससे वे कभी लड़ ही नहीं सकते हों। आपने एक बात पर ध्यान दिया नंबर 1, हमारा रास्ता 3 बार रोका गया है। पहली बार इमेज को, दूसरी बार आदि मानवों को, तीसरी बार बर्बर सेना को। तीनों ही बार हमारा रास्ता काटने वाले ये दोनों पृथ्वीवासी ही थे। हम इस बात पर तो मैंने भी ध्यान दिया था। नंबर 2, हम लोगों को इन दोनों पर नज़र रखनी होगी ताकि ये इस बार हमारी योजना में पानी ना फेर सकें। मैं रखता हूँ। और राजनगर में कहो भारती, बोर तो नहीं हुई? बोरियत कैसी, मैं तो श्वेता की वीडियो गेम खेलते हुए देख रही थी। कमाल का खेलती है। टै 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 कर खट खट कर। अरे अरे, ये लेज़र तोप कहाँ से आ गई? बूम बाम बूम भाड़, वो मारा, ख़त्म हो गई लेज़र तोप भी। श्वेता इज़ ग्रेटेस्ट। अब ये टैटा पाओ बंद कर श्वेता, मेहमानों के लिए कुछ चाय का नाश्ते का इंतज़ाम कर। ओफो, ठीक है, मैं गेम को पॉज पर कर देती हूँ। और इसी वक्त रिचा और ब्लैक कैट ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में। मेरी किस्मत में शायद शनि की दशा चल रही है। डॉक्टर भंडारी का तो मैग्नेटिक रेजोनेटर मेरी स्नायु तंत्र की बीमारी को रोक सकता था, वह ब्लास्टो ने नष्ट कर दिया है। लेकिन इससे मिलता जुलता कोई ना कोई यंत्र तो दुनिया में कहीं ना कहीं होगा। ओहो, इंटरनेट में मुझे इस जगह की जानकारी मिल सकती है क्योंकि पूरी दुनिया के सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर बैंक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ हाथ लग गया तो ठीक है, वरना मरना ही है। रिचा अपनी परेशानियों से जूझ रही थी। असल में रिचा अपनी मैग्नेटिक थेरेपी करा रही थी और ब्लास्टो आया था कमांडर नताशा कॉमिक्स में, जिसने उसकी मैग्नेटिक तरंगों को, जिससे वो ठीक हो सकती थी, उसको नष्ट कर दिया था। ये सब हमने कमांडर नताशा कॉमिक्स में है, जो ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, और पूरी षड्यंत्र सीरीज का एक हिस्सा है। और कोई अपनी परेशानियों से सोचो नंबर 2, कोई अनोखा तरीका सोचो राजनगर को तबाह करने का। अरे जब हम राजनगर को तबाह नहीं कर पा रहे तो लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे तबाह करेंगे? नंबर 1, इधर देखिए, यह वह मॉनिटर है जो नागराज ध्रुव नामक पृथ्वीवासियों की हरकतों पर नज़र रखे हुए है। देखिए इस वक्त यहाँ पर क्या आ रहा है। अरे इस मॉनिटर की अजीब स्क्रीन पर अजीब सी तस्वीरें आ रही है। नंबर 2, ऐसा दृश्य तो मैंने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा। यह कोई सही दृश्य नहीं है। नंबर 1, यह वीडियो गेम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल है जिस पर पृथ्वीवासी भविष्य के खेल खेलते हैं। भविष्य के खेल, वाह! अगर ये खेल वास्तविक होकर राजनगर में उतर आए तो क्या होगा? नंबर 2, तबाही। नंबर 1, तो हम तुरंत इन वीडियो गेम के कैमरों की नकल करके इन आकृतियों को किरण द्वारा राजनगर में भेजने की व्यवस्था करो। अभी करता हूँ नंबर 1, लेकिन एक समस्या है। उन दोनों खतरनाक पृथ्वीवासियों को कंट्रोल स्टेशन पर शक हो गया। अगर राजनगर में वीडियो आकृतियों के उतरने के बाद उन दोनों ने कंट्रोल स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की तो हम इसी स्थिति के लिए तो इमेज ने दुष्ट प्रकृति वाले पृथ्वीवासियों को ढूंढ रखा है। अब हम रोबो और नताशा के नाम उन पृथ्वीवासियों का इस्तेमाल कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर ध्रुव और नागराज वहाँ पहुँच गए तो उनको रोबो का मुकाबला करना पड़ेगा जो हमारे हथियारों से लैस होगा। इमेज को मैसेज भेज दो, वह रोबो कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और इसके बाद शुरू कर दो राजनगर की तबाही का सिलसिला। राजनगर में धीरे धीरे शाम घिरने लगी थी। हम दोनों जरा कंट्रोल स्टेशन से होकर आते हैं ध्रुव, हमारे गार्ड्स वहाँ पहुँचने वाले ही होंगे। हाँ, कंट्रोल स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक भी काफ़ी होगा। ये भैया और मिस्टर राज अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं? ज़रा से बाल सीधे कर लिए और चश्मा लगा लिया तो समझ बैठे कि श्वेता नागराज को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन श्वेता सिर्फ श्वेता ही नहीं है, चंडिका भी है, और चंडिका से छिपना बहुत मुश्किल काम है। नागराज कंट्रोल स्टेशन के लिए रवाना हो गया और उसके गार्ड्स पहले ही कंट्रोल स्टेशन पहुंच चुके थे। कमाल है, भारती जी तो यहाँ पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं, कहा है तो आएंगी ज़रूर, तब तक हम इंतज़ार कर लेंगे। अब तो हमें यहीं पर रहना है। उस गार्ड को यह पता नहीं था कि
उसको क़यामत तक वहीं पर रहना है, क्योंकि उस जगह पर जलनी थी उन सब की चिता। बड़ाम। वाह क्या हथियार है, नामो निशान तक नहीं बचा। अब तुम लोग रोबो आर्मी के नहीं आदमी नहीं हो, बल्कि मिस भारती और मिस्टर राज के बुलाए गार्ड्स हो। अभी अभी अपनी पोजीशन ले लो, और जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास भी आए उसको ख़त्म कर दो, चाहे वह नागराज ही क्यों ना हो। अंतरिक्ष यान पर वीडियो गेम की कैसेटों की कॉपी तैयार हो गई है। आहा, वीडियो गेम की कैसेटें खरीद खरीद के लगाते थे अलग अलग। और कंट्रोल स्टेशन पर पहरा बिठा दिया गया है। नंबर 1 तैयारी पूरी है, अब सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है राजनगर की तबाही की। इस बार हमारा तरीका फुल प्रूफ है, क्योंकि इस बार तबाही राजनगर के बाहर से नहीं, राजनगर के अंदर शुरू होगी, क्योंकि ये वीडियो इमेज सीधे राजनगर के बीचों बीच उतरेंगी। ऐसा आपने आदि मानव बर्बर सेना के साथ क्यों नहीं किया? नंबर 1, उनको तो राजनगर के बाहर प्रकट किया था। वह इसलिए मूर्ख क्योंकि उन दोनों का वास्तविक स्थान वहीं पर था। लाखों वर्ष पहले आदि मानव वहीं पर रहते थे, और उस बर्बर सेना से युद्ध भी वहीं पर लड़ा गया था। हमारी किरण ने तो सिर्फ उनको फिर से जीवित किया है, लेकिन इन वीडियो इमेजों का कोई वास्तविक स्थान नहीं है। इनको तो जहाँ चाहे वहीं प्रकट किया जा सकता है। देखो ये दबा बटन और चालू हो गई किरण, और शुरू हो गई राजनगर की तबाही तबाही। चलो, हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता तो पार कर लिया, इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब कंट्रोल स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अचानक यह क्या हो रहा है भारती? मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या सारे दृश्य खुद पे को धुंधले पड़ते जा रहे हैं? मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है नागराज। यह राजनगर पर सीधा हमला लग रहा है भारती। मुझे नागराज के रूप में आ जाना चाहिए। सारे दृश्य एकदम काल्पनिक से हो गए नागराज। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी वीडियो गेम के बीचों बीच खड़े हैं। ठीक वैसा ही जैसा श्वेता खेल रही थी वीडियो गेम। अरे हाँ दोस्तों, यही वो सीन है जिसके लिए राजनगर की तबाही कॉमिक्स फेमस है। और चूँकि हम बच्चे थे, वीडियो गेम हमें आकर्षित करते थे, तो ये कॉमिक्स और ज़्यादा हमें आकर्षित करती है। ये तो स्टील मॉन्स्टर का चौथा हाउस है। ये वीडियो गेम तो मैंने भी खेला हुआ है नागराज। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक, इस गेम में आगे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर एक स्टील शॉर्क आती है, लेकिन फ़िलहाल तो कहीं नज़र नहीं आ रही। नागराज, अभिषेक बचो। ओहो, मेरी कार स्टील शार्क में बदल गई है, और भारती उसी के अंदर है। और वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वीडियो गेम तो तू सचमुच अच्छा खेलती है श्वेता। किससे सीखा तूने ये? चंडिका से। वह तो मुझसे भी बड़ी उस्ताद है। चंडिका? ओहो, वह सुपर रहस्यमय कन्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उसके पास भी तुम्हारी तरह फालतू टाइम। कैप्टन थ्रो। 5th एवेन्यू पर बड़ी अजीब सी घटना घट रही है। कैसी घटना रेणु? 5th एवेन्यू का पूरा इलाका एक वीडियो गेम के सेट सा बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह असली इलाका ना होकर बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो गेम हो। तुमको कैसे पता चला? और पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? मैं उसी एरिया के पास गश्त पर थी। सारे ट्रांसमिशन गड़बड़ हो रहे हैं, मैसेज साफ नहीं आ रहे, इसलिए मैंने फ़ोन करने की बजाय यहाँ आकर तुमको खबर देना हो ज़्यादा उचित समझा। ओह, यह भी ज़रूर राजनगर को तबाह करने की कोशिश है। तीसरी कोशिश? पहली 2 कब हुई थी? लौट कर बताऊँगा। ठीक है भैया, मैं चंडिका से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। किस लिए? तुम्हारी मदद के लिए। वीडियो गेम का मामला है और इसमें चंडिका तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है। ट्रांसमिशन सचमुच जाम हो रहे थे। यह क्या, स्क्रीन पर एक डिस्टर्बेंस क्यों आने लगे? खैर, मैं कंप्यूटर की मदद से पता कर लूँगी कि इस डिस्टर्बेंस का केंद्र कहाँ पर है, और यह भी कि इस डिस्टर्बेंस का कारण क्या है। कारण जानने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन कारण जानकर रिचा की आंखें फैल गईं। ओ माय गॉड, डिस्टर्बेंस का मुख्य केंद्र एक संचार उपग्रह का कंट्रोल सेंटर है जो काली पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त सैटेलाइट में जो सिग्नल कंट्रोल स्टेशन तक आ रहे हैं, ये वीडियो विजुलाइज सिग्नल नहीं है। ये सब कुछ अजीबोगरीब सिग्नल है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी गड़बड़ इन सिग्नल के कारण ही है। ब्लैक कैट को इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। और राजनगर की 5th एवेन्यू पर इस स्टील शॉक पर तो मेरी सारी शक्तियाँ बेअसर हैं। फिर इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है अभिषेक? वैसे तो इसको पावर सोर्ड से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो तलवार कहीं है ही नहीं। काश इस वक्त कहीं से पावर सोर्ड मिल जाती तो। अरे, मेरे सोचते ही मेरे हाथ में पावर सोर्ड आ गई। यानी यह वीडियो गेम दृश्य सिर्फ चीज़ों का रूप नहीं बदलता, बल्कि असल गेम की तरह उनको हराने की शक्ति भी देता है। यह सोचते ही अब क्या अभिषेक, इसके पीठ पर लगे डैने यानी फिन
फिन पर वार करो नागराज, यह तुरंत खत्म हो जाएगा। नागराज के एक सटीक वार ने डैने को स्टील शार्क के धड़ से अलग कर दिया। खड़च, और डैन के हटते ही स्टील शार्क वापस कार्य रूप में आ गई। भारती तुम ठीक तो ना? थोड़ा सिर घूम रहा है, बस वैसे ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये वीडियो गेम दृश्य तो स्टील शार्क के मरने से ख़त्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमको इस गेम से बाहर निकलने के लिए पूरा हाउस खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या आता है अभिषेक? इसके बाद टेक्नोसोरस आता है, उसको मार दोगे तो हाउस पार हो जाएगा। टेक्नोसोरस यह क्या? यह तो बहुत ही खतरनाक है और विशाल राक्षस है अभिषेक। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? वो पता नहीं नागराज, इसको मैं कभी पार नहीं कर पाया। ये कॉमिक्स मुझे मेरे उस बचपन की याद दिला रही है। उफ, वो बचपन लौट के आ जाए। और दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से फिफ्थ एवेन्यू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वीडियो इफेक्ट अपना दायरा बढ़ा रहा था। यह क्या चारों तरफ का दृश्य धुंधला सा क्यों होता जा रहा है? और मेरी मोटरसाइकिल को ये क्या हो रहा है? और मेरी मोटरसाइकिल एक ड्रैगन में तब्दील हो गई है। और सिर्फ मेरी गाड़ियाँ नहीं, दूसरी गाड़ियाँ भी ड्रैगनों में तब्दील हो गई हैं। और ये ड्रैगन राजनगर पे बम गिरा रहे हैं, ये राजनगर को तबाह कर रहे हैं। बड़ाम। और मैं इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। राजनगर की तबाही शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ उसको बचाने के प्रयास भी आए। ये तो ड्रैगन स्कूल का 5वां हाउस है। मैं तो भैया के पीछे पीछे उसकी मदद करने आई थी, लेकिन मेरे कुछ समझने से पहले ही सारा दृश्य बदलने लगा। वैसे तो इन ड्रैगनों को किलर फ्यूम से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये फ्यूम तो किलर पंप में से ही निकलती है। वीडियो गेम में तो किलर पंप एक बटन दबाते ही हाथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अरे सोचते ही मेरे हाथ में किलर पंप आ गई। यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वह इस गेम में सोचने से होता है। खैर कुछ भी हो, इन ड्रैगनों की खैर नहीं। भैया वाला ड्रैगन को ही सबसे पहले ख़त्म करती हूँ, वह हमारी तरफ आ रहा है। ध्रुव तुम इस छत पर कूद जाना, मैं इस ड्रैगन को ख़त्म करने जा रही हूँ। चंडिका यानी श्वेता ने तुमसे संपर्क बना ही लिया, कूदो। किलर फ्यूम की चपेट में आते ही ड्रैगन ख़त्म होना शुरू हो गया और ध्रुव के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी अपने वास्तविक रूप में आकर छत पर आ गिरी। ड्रैगनों को ख़त्म करने वाली ये गन तुम्हारे पास कहाँ से मिली चंडिका? अगर ये गन मेरे पास होती तो मैं भी ड्रैगनों को ख़त्म करने में मदद कर सकता था। ये गन नहीं, किलर पंप है ध्रुव, और इनका ध्यान करते ही ये पंप तुमको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा से क्या मतलब है? ऐसी हवा में मिल जाएगा? हाँ तुम सोचो तो। और ध्रुव के ध्यान लगाते ही वह सचमुच यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है, यहाँ ये सोचने पर हो जाता है। ठीक समझे। अब इस पंप में से फायर करने पर फ्यूम निकलेगी और सारे ड्रैगन इसकी महक से खींचे चले आएंगे और फ्यूम के संपर्क में आते ही ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे यानी अभी अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, वाहनों के रूप में। तो ये लोग किया मैंने फायर। किलर फ्यूम ड्रैगनों को अपनी तरफ खींचने लगी और उसके संपर्क में आते ही ड्रैगन वापस वाहनों के रूप में बदलने लगे। यह क्या हो रहा है? नंबर 2, ये दोनों मिलकर राजनगर में तबाही फैलाने वाले ड्रैगनों को ख़त्म कर रहे हैं। ये इनका नहीं, इस पंप का कमाल है। ये पंप इनको कैसे मिल गया? क्योंकि वीडियो गेम में ये ड्रैगन इस किलर पंप से ही मरते हैं। इस खेल की तरह वीडियो गेम के भी कुछ नियम होते हैं नंबर 1, और मैं नियमों को नहीं बदल सकता। वीडियो गेम के जो भी प्राणी जिस भी हथियार से ख़त्म होते हैं वह हथियार इनको सोचते ही मिल जाएगा। मैं इनको नहीं रोक सकता। नंबर 1 रोक सकते हैं, इनको किसी ऐसी वीडियो गेम में डाल दो जहाँ पर ना तो प्राणी हो ना ही हथियार। इनको किसी ऐसे भूल भुलैया में डाल दो जहाँ पर से ये राजनगर की तबाही के बाद ही निकल पाएँ। और अगले ही पल ध्रुव और चंडिका के आसपास का दृश्य बदल गया। यह क्या हुआ चंडिका? हम ये कहाँ आ गए हैं? यह तो डंजन एंड ड्रैगन की भूल भुलैया लगती है। ये गेम मैंने बहुत पहले खेला था। यह सब उसमें नहीं था। यह उस गेम का नया रूप लगता है और इससे कैसे बाहर निकला जाए ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं चंडिका, हमें 3 सुरंगें दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक सुरंग बाहर जाने का रास्ता है और यह सिर्फ कोशिश करने से पता लग सकता है वह सुरंग कौन सी है। आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमको तीनों सुरंगों को एक करके तलाशना होगा ताकि हमको सही सुरंग का पता चल सके। नागराज के पास भी वक्त नहीं था। इसको ख़त्म करने का तरीका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ये पावर सोर्ड कुछ असर दिखा सके। लेकिन पावर सोर्ड उस मैग्नोसॉरस से सही से टकराते ही चूर चूर हो गई और नागराज का शरीर शिकंजे में कस गया।
और वह शिकंजा नागराज को उसकी मौत की तरफ ले जाने लगा, यानी अपने मुंह की तरफ। और कंट्रोल स्टेशन पर हम अजीब से हथियार लिए कई सारे गार्ड कंट्रोल स्टेशन की रखवाली कर रहे हैं। लगता है मेरा शक गलत नहीं है, यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और वह गड़बड़ क्या है ये गार्ड ही मुझे बताएगा। गार्ड का मुंह चिल्लाने के लिए खुला ज़रूर, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं निकली। ब्लैक कैट एक जबड़ा झपकाने के लिए होश फाख्ता कर देने के लिए काफ़ी थे, और उसके बाद उसको चिल्ला सकने की संभावना खत्म हो गई। वैसे फुसफुसा सकता था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर, ये हथियार कहाँ से आए तुम्हारे पास? हम भारतीय कम्युनिकेशन के गार्ड हैं और ये हथियार भी हमको उन्होंने दिए हैं। हमको आदेश है कि जो इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास आए उसे उड़ा दिया जाए। ऐसे हथियार तो मैंने आज तक नहीं देखे। इनमें गोलियां कैसे भरते हैं? इसमें गोलियां नहीं, विखंडन किरण निकलती है लड़की, जो किसी वस्तु को एक ही पल के 100वें हिस्से में हवा कर सकती है। और अगर तूने हिलने की कोशिश की तेरा भी यही हाल होगा। बता कौन है तू, यहाँ किस लिए आई है? इधर ब्लैक कैट रोबो के आदमियों के बीच फंसी हुई थी, और उधर ध्रुव और चंडिका उस भूलभुलैया में। ये तीसरी सुरंग है चंडिका, लेकिन इसका रास्ता भी हुबहू पहली दोनों सुरंगों जैसा है। हाँ, और इसका मतलब यही है कि देखिए कैसे टप टप करके कूद कूद के पार करते थे गेम। हम फिर से उसी जगह पर निकल आए हैं, पर ये तीनों सुरंगें शुरू होती हैं। ये तो अजीब भूल भुलैया है। जहाँ चलो फिर से वही आते हैं। आगे बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही, लेकिन वह रास्ता सुरंगें नहीं है। ऐसी तो एक ही भूल भुलैया ऐसी एक भूल भुलैया मारियो के गेम में भी थी, चौथे हाउस का चौथा घर। लेकिन उसमें से ऊपर चढ़कर नीचे उतरने का सही रास्ता अपने आप मिल जाता था, पर इसमें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं आ रहा। मारियो गेम आपने खेला हो तो बताइए। इसका मतलब है कि रास्ता कहीं और है। ये सुरंगें सिर्फ धोखा देने के लिए हैं, और उस रास्ते का संबंध उन गोलों से ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ों से अलग नज़र आ रही है। देखते हैं इसको खटखटाने से क्या होता है। पहले गोले पर वार करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गोले पर वार करने से एक नई सुरंग नज़र आने लगी। वाह, ये रास्ता बन गया, पर अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अंधेरा है, कहीं यहाँ पर कोई खतरा ना हो। और अंदर पैर रखते ही दोनों के शरीर तेज़ी से फिसल चले गए। ओ माय गॉड, यह तो जॉइंट स्लाइड है ध्रुव। हम बहुत तेज़ी से नीचे फिसल रहे हैं। अगर नीचे हमारी स्पीड कम करने के लिए कोई चीज़ ना हुई तो हमारी हड्डियां बदन से अलग हो जाएंगी। जब तक हम यहाँ खड़े होंगे राजनगर करोड़ों जानों को खतरा मंडराता रहेगा। हमको जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए राजनगर की तबाही को रोकना है। इसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ, आओ। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। नीचे पहुँचते पहुँचते स्लाइड का ढलान काफ़ी कम हो चुका था। पता नहीं अब हम बाहर निकल कर किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन जिस जगह पर ध्रुव और चंडिका बाहर निकले वहाँ पर कोई और मुसीबत में था। नागराज, ओह यह तो हम स्टील मॉन्स्टर की गेम में आ गए, और यह तो टेक्नो मोनोसोरस है। इससे बचने की कोशिश मत करो नागराज। जितना कसमगाओगे उतना ही तुमको दबाता जाएगा। तुम जादुई रसायन का ध्यान हाथ में आती उसको तुरंत पी जाना। जादुई रसायन तो यह है मैग्नासोरस का तोड़। जादुई रसायन के पीते ही गड़ 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 गटक 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 सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। ध्रुव, चंडिका, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम एक दूसरे गेम में फंसे हुए थे, न जाने कैसे हम इस गेम में आ गए तुम्हारे पास। चलो ये अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, और चंडिका ने मुझे मैग्नासोरस को मारने का तरीका बता दिया, वरना ये राक्षस मुझको ही मार डालता। अभी वीडियो गेम इफेक्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन न जाने फिर कब शुरू होगा। लेकिन इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ भारती। मैं नागराज और चंडिका को इस समस्या के जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और अंतरिक्षयान में यह क्या हो गया? नंबर 2, ये दोनों नागराज और ध्रुव तो अलग अलग गेमों में फंसे थे, ये एक जगह पर कैसे आ गए? ये दोनों गेम के एक ही कंट्रोल पैनल में चल रहे हैं, नंबर 1, और इनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना स्वाभाविक है। यही कनेक्शन राजनगर में चल रहे अलग अलग वीडियो गेम इफेक्टों तक भी पहुंच गया होगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना और वीडियो गेमों को तुरंत बदल दो। और राजनगर में भारतीय अभिषेक और उसकी माँ को लेकर निकल चुकी थी। तुमने इस समस्या को जड़ तक पहुंचने की बात तो कह दो दी ध्रुव, लेकिन इस जड़ तक को ढूंढा कैसे जाए? यह जड़ तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में है नागराज। तुमको ढूंढकर नष्ट करना कर दो तो ये वीडियो इफेक्ट भी नष्ट हो जाएगा। तुम कंट्रोल स्टेशन पर जाकर अपना काम करो। हम लोग यहाँ पर इस तबाही
को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके ध्रुव, गुड आइडिया। नागराज तुरंत कंट्रोल स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। हम लोग तबाही को कैसे रोकेंगे ध्रुव? हमारा दुश्मन हर बार गेम बदलता जाएगा और हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे। यह जो कुछ भी हो रहा है चंडिका, वह किसी अत्याधुनिक विज्ञान का करिश्मा है, और इस अत्याधुनिक विज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान से ही काटा जा सकता है। हम धनंजय की मदद लेंगे, उसके पास स्वर्णनगरी की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। 5th एवेन्यू समुद्र तट के बगल में स्थित था कुची मुंडवार। वह आ गई डॉल्फिन, यह मेरा संदेश स्वर्णनगरी तक पहुंचा देगी। ध्रुव और डॉल्फिन के बीच सीटियों की भाषा में बातें शुरू हो गई, और तभी अचानक ध्रुव, वीडियो इफेक्ट फिर से शुरू हो रहा है और कंट्रोल स्टेशन के पास सिचुएशन कंट्रोल में है। मुझे फ़िलहाल बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने क्या पूछा? कौन हो तुम? मुझे तुम जैसे कीड़े ब्लैक कैट कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा पहनावा बिल्ली जैसा है, हरकतें बिल्लियों जैसी हैं, और मेरे हथियार भी बिल्लियाँ ही हैं। जेनिफर, अटैक! जेनिफर नाम की उस बिल्ली से टकराते ही मांस के लोथड़े हवा में बिखर गए और एक धमाके के साथ बड़ाम! इस धमाके से शुरू हो गया युद्ध का ऐलान। ब्लैक कैट के पास अब पूछताछ का समय नहीं था। गुंडों के पास अत्याधुनिक हथियार तो ज़रूर थे, लेकिन हथियारों से ना तो कोई लड़ाई कभी जीती गई है और ना ही जीती जाएगी। कड़ाक! लड़ाई में काम आता है ठंडा दिमाग, युद्ध कौशल और जीतने की एक ज्वलंत इच्छा। कमाल है, इस लड़की ने तो पलक झपकते ही सारे गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया, और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं इसको रोक सकूं। अरे ये कौन आ रहा है? अभी मेरा छिपे रहना ही उचित लगता है। आने वाली खबर ब्लैक कैट को भी हो गई थी। कोई आ रहा है, यह ज़रूर उन कमीनों का बॉस होगा। जो भी हो, अब यही मुझको बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट ने नागराज के बारे में काफ़ी कुछ सुन तो रखा था, लेकिन उसको कभी देखा नहीं था। अरे ये क्या है? ये तो वही गार्ड लगते हैं जो आने वाले थे। इस कंट्रोल स्टेशन में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनकी दयनीय हालत बनाई किसने? मैंने। ओहो, कौन हो तुम? तुम्हारे गुंडों को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ब्लैक कैट कहते हैं, और ये जानने के बाद वे होश में नहीं रह पाए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस कंट्रोल स्टेशन पर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? हालांकि तुम मुझे अपनी पोशाक से ही अपराधी लग रही हो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेकार के झगड़े से बचने के लिए बताता हूँ। ये कंट्रोल स्टेशन मेरे दोस्तों की सैटेलाइट कंपनी का है, और ये इस कंट्रोल स्टेशन के गार्ड थे जिनको तुम बेहोश कर दिया है। ओहो, तो ये गंडे तुम्हारे गार्ड थे? ये जरा ये भी बता दो कि इनके पास ये हथियार कहाँ से आए जो विखंडन किरणें छोड़ते हैं, और देखने से ये पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के लगते हैं। मुझे नहीं मालूम ये हथियार कहाँ से आए, ये बातें तो सिर्फ ये गार्ड ही बता सकते हैं। ओह, यानी ये तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास ये आदमी हथियार कहाँ से लाए? लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तड़ाक! ओह, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुनो, मैं आहा बताओ कि इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ हो रही है। धड़ाक! इधर नागराज ब्लैक कैट को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था। स्टेशन में क्या गड़बड़ हो रही है? धड़ाक! इधर नागराज ब्लैक कैट को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था, और दूसरी तरफ ध्रुव खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। यह क्या चंडिका, एक आकाश में बहुत सारे लड़ाकू विमान आ गए हैं। ये राजनगर पर बमों की तरह बारिश कर रहे हैं। ऐसे तो 1 घंटे के अंदर अंदर राजनगर को तबाह कर देंगे। इनको रोकने का क्या तरीका है? ये टोरा टोरा वीडियो गेम चल रहा है ध्रुव। ये फाइटर बॉम्बर प्लेन है। इनको नष्ट करने के लिए हमको फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन का सहारा लेना पड़ेगा। फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुव, इन फाइटर प्लेनों को एक ही बार में नष्ट करना होगा, इसलिए इनके बीचों बीच वार करना ज़रूरी है। किसी और जगह पर निशाना लगाने से ही हमारी स्थिति को भांप कर हम पर ही मिसाइल दाग देगा। समझ गया चंडिका? तुम चिंता मत करो। वीडियो गेम पर मेरा हाथ चाहे सदा हो या ना हो, लेकिन निशाना लगाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। बढ़ुम! और दूसरी तरफ नागराज के सब्र का पैमाना छलक चुका था। बस बहुत हो गया। अब तुम मुझे बताओगी तुमने इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ी की थी? ये नागरस्सी? ओह, तो तुम नागराज हो। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो, लेकिन तेरा मुकाबला ब्लैक कैट से है, और ब्लैक कैट जब दुश्मनी करती है तो निभाती भी है, फिर चाहे दुश्मन नागराज हो या सुपरमैन। खच्च! ब्लैक कैट का बदन हरकत में आया और नागराज के नाक कट कर कर गिरने लगे। ओह, कमाल की फुर्ती है इस लड़की में। इसने तो मेरी नाक सेना को काट काट कर रख दिया।
नागसेना को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नागराज कुश्ती की कई कलाओं में माहिर था, लेकिन ब्लैक कैट भी इस कला की मास्टर थी। खशाक। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन मुकाबला ज़्यादा देर तक जितनी देर चलता है शारीरिक शक्ति का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। ब्लैक कैट में फुर्ती ज़रूर थी, लेकिन नागराज में असंख्य सर्पों का बल शामिल था। ओहो, अब मैं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगी। अब मुझे उस हथियार का सहारा लेना पड़ेगा। शेफाली अटैक। इस चीख से नागराज सावधान हो गए। नागराज को म्याऊं। पीछे घूमने का एक पल भी नहीं लगा। ताड़। ओहो, बिल्ली पे तो डायनामाइट बंधा है, ये शायद मुझसे टकराती फट जाए, लेकिन मुझे इसको अपने सही से टकराने नहीं देना है। नागराज की किस्मत अच्छी थी कि जिसका वार खाकर बेहोश हो चुकी बिल्ली पीठ के बल चट्टानों पर गिरी और डायनामाइट नहीं फटा। धड़ाक। लेकिन कुछ क्षणों में ब्लैक कैट को वह मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। हिलने की कोशिश मत करो नागराज। हिलने की कोशिश मत करना नागराज, वरना तुम्हारे शरीर के सुलगे हुए कोयले की तरह राख कर दूंगी। नमूना देख लो। ओहो, तो तुम इन हथियारों की बात कर रही थी? ये तो सचमुच पृथ्वी के नहीं लगते, लेकिन इनको पास से देखने के लिए मुझे तुमको इनको दूर करना होगा अपनी हल्की सी विस्फुंकार द्वारा। फू। नागराज को उस हल्की विस्फुंकार ने ही ब्लैक कैट के पैरों के ज़मीन से उखाड़ दिया। ये तो गई। अब जरा इस गन को भी गौर से देखा जाए। ये तो सचमुच किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसी विस्फुंकार का कश खा के ब्लैक कैट गायब हो चुकी है, और ध्रुव इसको ही इसके फ्लैट पे जाके इसको ढूंढता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती है। वो भी षड्यंत्र कॉमिक्स में, जो आप पढ़ सकते हैं ध्रुव कॉमिक्स में। और ये आगे हमको मिलेगी ब्लैक कैट, लेकिन किस कॉमिक्स में वो आगे चल के पता चलेगा। अरे, ये तो सचमुच किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी है, जैसे किसी और ग्रह से आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है राजनगर में हो रहे इन वाक्यों के पीछे दूसरे ग्रह वालों का हाथ हो? वे मेरे कंट्रोल स्टेशन के जरिए वे सिग्नल भेज रहे हो जो राजनगर में तबाही फैला रहे हो। मुझे तुरंत ध्रुव को यह बात बताकर और गन दिखाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। मदद ले लेना, ज़रूर ले लेना, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे दिमाग की तारीफ तो कर लेने दो नागराज। इमेज का अभिवादन स्वीकार करो नागराज, और इसके साथ साथ मेरी वे शोक संवेदनाएं भी स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे मरने के बाद तुमको नहीं दे पाऊंगा। तेज हवा के झोंके ने नागराज को उठाकर दूर फेंक दिया। क्रैश। ओहो, लेकिन तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हमारी तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज, लेकिन तुम यह जान चुके हो कि तुमको नहीं जानना चाहिए था। जो दरअसल तुम जो भी समझ रहे हो वह सच है। मेरे मालिक यानी प्लूम ग्रह साम्राज्य के प्राणी तुम्हारे इस कंट्रोल स्टेशन का प्रयोग राजनगर में तबाही फैलाने के लिए कर रहे हैं, और यह तबाही का एक छोटा सा नमूना है। जल्दी इस तबाही का प्रयोग दुनिया के हर शहर में किया जाएगा। तबाह कर दी जाएगी यह मानव जाति पर, और पृथ्वी पर कब्जा करेगा प्लून साम्राज्य। लेकिन तुम सब ना तो बताने के लिए जिंदा रहोगे, ना ही देखने के लिए। ओहो, मेरे सर पर इसके आर पार जाने हैं, यानी ये सिर्फ एक परछाई है। हाँ, और मेरा प्रक्षेपण भी तुम्हारे सैटेलाइट रिसीवर द्वारा ही हो रहा है। मैं एक ऊर्जा का रूप हूँ, मेरी शक्तियाँ भी ऊर्जा से चलती हैं। जैसे मेरी करण तुम्हारे ऊपर वायु का दाब बढ़ा देगी, और इतना बढ़ा देगी तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। ओह, सचमुच में चारों तरफ की हवा भारी हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इधर नागराज इमेज से जूझ रहा था, और दूसरी तरफ ध्रुव और चंडिका वीडियो इफेक्ट का मुकाबला कर रहे थे। ओहो, मेरा निशाना चूक गया, यानी अब ये मुझ पर मिसाइल से हमला करेगा, और साथ ही दूसरा फाइटर प्लेन भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं दोनों से एक साथ नहीं निपट सकती अब एक ना एक तो मुझको। ओह, थैंक यू ध्रुव। घबराओ मत चंडिका, अब सिर्फ 2 प्लेन बचे हैं, जिनमें से एक तो गया। अब दूसरा बार आखिरी बार होगा। नहीं ध्रुव, इस आखिरी फाइटर प्लेन को मत गिराना, क्योंकि इस प्लेन को मार गिराते ही गेम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। ये फ्लाइंग एंटी क्राफ्ट गन भी
और हम इतनी ऊंचाई से सीधे ज़मीन पर जा गिरेंगे। ओहो, यानी ये प्लेन राजनगर बम गिराता रहेगा और चुपचाप दर्शक बने हम देखते रहेंगे। और एक तरफ राजनगर चल रहा था तो दूसरी तरफ नागराज राजनगर से बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुझे एक एक इंच खिसकने के लिए अपनी पूरी नाक शक्ति लगानी पड़ रही है, लेकिन मुझे डिशेंटीना तक पहुंचना ही होगा ताकि मैं इसको नष्ट कर सकूं और आने वाले सिग्नलों को नष्ट कर सकूं। ओहो, तू अभी भी सरक सकता है, यानी मुझे हवा का दबाव और बढ़ाना होगा। आहा, ये तो अब सांस लेना भी असंभव लग रहा है, हो रहा है। यानी ये मुझे, अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मैं ना मैं बचूंगा ना ही राजनगर। इसलिए मुझे हर हाल में डिशेंटीना तक पहुंचना है, लेकिन मैं इसको उखाड़ कर नहीं फेंक पाऊंगा क्योंकि मेरे आदेश पर वायु दबाव इतना ज़्यादा है कि मेरा हाथ भी मुश्किल से हिल रहा है। अब एक ही रास्ता है, मेरी सर्प सेना यह डिशेंटीना के नीचे की ज़मीन खोदकर इतना पोला कर देगी कि यह एंटीना अपने आप गिर जाए। अरे यह क्या, वायु दबाव इतना अधिक है कि सर्प सेना मेरे सही से बाहर ही नहीं आ पा रही है। यानी अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता खुद चलकर नागराज के पास आ रहा था। नागराज पर हमला करने वाली बिल्ली को होश आ गया था और वह अपनी मालकिन के आदेश को अब तक नहीं भूली थी। और नागराज की नहायत तुरंत आवाज़ पे जम गई, म्याऊं। यह बिल्ली है, होश में आ गई है और यह मुझ पर फिर से हमला कर रही है। यानी वायु दबाव मुझ तक सीमित है, वरना यह बिल्ली ऐसे छलांग न लगा पाती। अगर मैं अपना पैर हिलाकर इस बिल्ली तक सही जगह पर किक लगा सकूं तो यह बिल्ली ही मेरा वह हथियार बनेगी जो इस डिशेंटीना को नष्ट कर सके। नागराज की एकदम सटीक थी। बिल्ली हवा में उड़ती हुई तड़ाक डिशेंटीना के अंदर जा गिरी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। डिशेंटीना के टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। बड़ाम! स्पेसशिप से आने वाले सिग्नलों का संपर्क टूट गया और संपर्क के टूटते ही इमेज अपने आप गायब होने लगा। नागराज के ऊपर बना वायु दाब भी गायब हो गया। वाह, बिल्ली एकदम सही समय पर काम आ गई, वरना इस वक्त इसके बजाय मैं गायब हो गया होता। लेकिन गायब होने वाली अभी और भी वस्तुएं थीं। चंडिका, इस एंटी क्राफ्ट गन को इस ऊंची इमारत के पास ले चलो। हम वहाँ से फाइटर प्लेन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इसके नष्ट होने से गेम खत्म होने की स्थिति में हम छत पर कूद कर बच। ओहो, यह क्या, गन गायब हो रही है, प्लेन भी गायब हो रहा है, वीडियो इफेक्ट भी खत्म हो गया। ध्रुव, अब हमको नीचे गिरकर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन ध्रुव और चंडिका उस द्वार पर ध्यान नहीं दे रहे थे जो ठीक उन दोनों के पैरों के नीचे खुल रहा था। यह धनंजय द्वारा भेजा गया स्वर्ण नगरी का प्रवेश द्वार था और उस रहस्यमय यान पर यह क्या, नंबर 2, सारी स्क्रीन एक साफ कैसे हो गई। कंट्रोल स्टेशन का डिश एंटीना नष्ट हो गया है, नंबर 1, और इसके नष्ट होने से पृथ्वी से हमारा पूरा संपर्क खत्म हो गया है। ओह, यानी हमारा अब तक का सारा सोचा हुआ प्लान, सारा प्लान मिट्टी मिल गया। अब एक ही रास्ता है, हमको क्रुटू लोगों को तक खबर पहुंचने से पहले ही इस ग्रह पर कब्जा करना होगा और उसके लिए हमको पृथ्वी से इस मानव नाम के कीड़े को हटाना होगा। विखंडन लहर को छोड़ने की तैयारी करो। वह लहर इन मानवों के शरीरों को अणुओं में बदल देगी और समुद्र तल में बसी स्वर्ण नगरी में शुभागमन। ध्रुव, धनंजय, आज तो तुमने हमारी जान बचा ली। डॉल्फिनों से तुम्हारी खबर मिलते ही मैं तुम्हारी समस्या के बारे में छानबीन करने में जुट गया था और जब जवाब मिल गया तो मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। जवाब मिल गया? क्या जवाब? इधर आओ, इस सुदूर दर्शन पर देखो। यह स्पेसशिप है, राजनगर में हो रही तबाही की जड़। ये पृथ्वी पर जो किरण भेज रहे थे मैंने उसी के द्वारा इनको पकड़ा है। किसकी है स्पेसशिप? यह शिप प्लून साम्राज्य की है और इसको मैं इसलिए पहचान गया क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संग्रहालय में इनका उल्लेख है। ये पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं राक्षसों यानी रक्ष जाति का साथ देने के लिए, लेकिन उस बार हमने इन्हें मार भगाया था। धनंजय, ध्रुव को प्लून और कुटु साम्राज्य की दुश्मनी के बारे में बताता चला गया, लेकिन अभी इनको कैसे रोकोगे? तुम लोगों के पास तो हथियार है ही नहीं। हथियार हैं ध्रुव, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग महाघातक होता है, एक ही बार में पूरा ग्रह तक नष्ट हो सकता है। लेकिन अब हमको अपने आयुधों का प्रयोग करना ही पड़ेगा धरती की रक्षा के लिए। ये देखो, ये है वह अस्त्र जिसको तुम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हो। इसका एक शस्त्र धमाका ही इस पूरे विशालकाय यान को जीवन रहित कर देगा। तब तो अंतरिक्ष में घूम रही हमारी सारी सैटेलाइटें भी नष्ट हो जाएंगी। नहीं ध्रुव, यह प्रक्षेपात ऐसी विकिरण किरणें छोड़ता है जो सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर असर करती हैं और इस वक्त अंतरिक्ष में इन प्लून प्राणियों के अतिरिक्त और कोई जीवित वस्तु नहीं है। और कुछ ही पल बाद अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी चमकी। ब्रह्मास्त्र से निकली विकिरण की किरणें स्पेसशिप की दीवारों को चीरती हुई अंदर छा गईं। जीवित प्राणियों की कोशिकाएं गलकर बहने लगीं और पलक झपकते ही यान जीवन रहित हो गया। किसी भी
बटन को दबाने के लिए कोई उंगली बची नहीं थी और अब राजनगर सुरक्षित था। भगवान का शुक्र है कि तुम और चंडिका सही वक्त पर आ गए ध्रुव, वरना पूरा राजनगर ध्वस्त हो चुका होता। इसमें मुझसे बड़ा हाथ तो नागराज का है। अगर ये कंट्रोल टावर को नष्ट ना करता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे मेयर साहब। लेकिन नागराज, तुमने कहा कि यहाँ कैसे आ गए? तुमको पता कैसे लगा कि राजनगर में कुछ गड़बड़ हो रही है? वो मैं वहाँ से क्यों बच्चू फंस गए ना? आप क्या बताओगे? ये आप लोग नागराज से बाद में पूछते रहिएगा मेयर साहब। फिलहाल मैं राजनगर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक देना चाहती हूँ, कृपया स्वीकार करें। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। राजनगर की तबाही, ये कॉमिक मूवी मेरी सबसे फेवरेट थी। मुझे बहुत मज़ा आया इस कॉमिक्स में। आपको कैसी लगी कॉमिक्स हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। एक छोटा सा बच्चा दुनिया भर के अपने कदमों में झुकाने कर बनने जा रहा है दुनिया का तानाशाह। मेरी सेनाएं अब हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखने जा रही हैं। इस दलदल में डूबने से पहले तुम लोग यह नज़ारा ज़रूर देखोगे, लेकिन उसके बाद मैं इतना कहर बरसाऊंगा कि मरने के बाद तुम्हारी लाशें भी झुककर मुझसे कहेंगी, सलाम तानाशाह। लेकिन ये शक्ति उसमें आई कहाँ से? उसे टैंक और विमान जैसे हथियार मिले कहाँ से? और इशारों पर काम करने वाली सेना कहाँ से मिली? कहीं पर छुपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य, किसी आत्मा में दबा रहस्य, और इस रहस्य की परतों को उधेड़ने आ रहा है राजकॉमिक्स में नागराज सुपर कमांडो थूप का रोमांचक 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। और ये प्लून साम्राज्य के जो लोग थे, ग्रहवासी थे, ये फिर से वापस आएंगे खलनायक नागराज कॉमिक्स में, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं। 2-in-1 रोमांचक विशेषांक। हर युग में मानवों ने देवताओं की मुसीबत में सहायता की है। त्रेता में दशरथ और केकई ने, द्वापर में अर्जुन ने, कलयुग में भी देवताओं के सामने एक भीषण संकट उत्पन्न हो गया और इस बार देवताओं ने अपनी मदद के लिए तुम दोनों को पुकारा है। विनाश की इस घड़ी को टाल सकता है सिर्फ तुम दोनों मानव, वरना इस कलयुग के साथ सिर्फ एक कल्प ही नहीं बल्कि सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी और ब्रह्मांड में ना रहेगा सतयुग, ना त्रेतायुग, ना द्वापर युग। हमेशा के लिए ब्रह्मांड व्याप्त हो जाएगा कलयुग। यह विशेषांक मई 1999 में प्रकाशित होगा। प्रसंग का 96, मूल्य 25 रुपये। इस बार संघर्ष सिर्फ मानवता या पृथ्वी को बचाने के लिए नहीं बल्कि देवताओं की सृष्टि को बचाने के लिए। दुश्मन प्रचंड और शक्तिशाली भीषण राक्षसी शक्तियों से दांव पर लगाया पूरे ब्रह्मांड का भविष्य। राज कॉमिक्स का एक युग परिवर्तनकारी विशेषांक। ये कलयुग कॉमिक्स हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। इसको क्यों बचा रहे हो परमाणु? यह मखौटा है इस शहर के विनाश का कारण। इस शख्स की जान का रखवाला परमाणु है नागराज, और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे दिल्ली और महानगर पर टूट पड़े कयामत। प्रसंग का 96, मूल्य 25 रुपये। मई 2000 में उपलब्ध। राज कॉमिक्स में नागराज और परमाणु का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। ये कयामत कॉमिक्स में चैनल पे अपलोडेड है, आप नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। एक्शन से भरपूर ये कॉमिक्स। ध्रुव डोगा का यह विशेषांक मई 1999 में प्रकाशित हो चुका है। प्रसंग का 96, मूल्य 25 रुपये। जैसे जैसे रात बढ़ेगी पड़ेगी इनकी ताकत, क्योंकि ये दोनों हैं निशाचर। ये शानदार कॉमिक्स हमारे चैनल पे उपलब्ध है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। राज कॉमिक्स के सुपर सितारे, जी हाँ, नागराज, ध्रुव डोगा, परमाणु, भेड़िया, तिरंगा, योद्धा, गोजो, भोकाल, अश्वराज, फाइटर टोडस, बांकेलाल, इंस्पेक्टर स्टील। तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।